तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 से नेशनलिज्म इन इंडिया हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, और इसमें हम प्रीवियसली कई सारी बात कर चुके हैं, कई सारे टॉपिक्स देख चुके हैं। इवन हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कंप्लीट करके साइमन कमीशन तक आ गए थे। अब हम पढ़ रहे हैं इसके आगे, बट उसके पहले आप सभी को एक बार क्या सारी चीज़ें याद है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी उसके लिए टाइमलाइन आपको बताई थी। आज भी टाइमलाइन एक बार पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या क्या हुआ। तो इनिशियली हमने देखा कि सबसे पहले कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इन द ईयर 1885। फिर बंगाल का पार्टीशन हुआ, लॉर्ड क्रुजॉन वाज द रीजन। उस टाइम पर वंदे मातरम सबसे पहली बार गाया गया था। स्वदेशी मूवमेंट चला 1905 से लेकर 08 तक। मुस्लिम लीग बन गया था इसी दौरान। 1906 में गांधी जी ने एक किताब लिखी थी हिंद स्वराज, जिसका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत में जिक्र किया गया था गांधी जी के थ्रू। और फिर उसके बाद में साउथ अफ्रीका के अंदर एक सत्याग्रह मूवमेंट किया था 1910 में, वो सक्सेसफुल हो गया था। शुरुआत हुई थी उस मूवमेंट की 1901 में। गांधी जी इंडिया लौट कर आए 1915 में। चंपारण हुआ 1617 में। खेड़ा के अंदर होता है सत्याग्रह मूवमेंट। ये तीनों सत्याग्रह मूवमेंट है ना, ये तीनों ही सत्याग्रह मूवमेंट है, सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह मूवमेंट। और खेड़ा के अंदर हुआ। चंपारण में क्यों हुआ था? प्लांटेशन वर्कर्स, खेड़ा में टैक्सेशन, एंड अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स के अगेंस्ट में। फिर रॉलेट एक्ट बनेगा, रॉलेट एक्ट आएगा, इस बात का डिक्लेरेशन होता है ब्रिटिशर्स के थ्रू। ये होता है 1919 में, 1919 में 6 फरवरी। फिर खिलाफत कमेटी इसी दौरान बन जाती है मार्च के अंदर, फरवरी के अंदर, मार्च के अंदर ये बनती है, फरवरी में रॉलेट एक्ट। फिर रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत कब? मार्च, ये याद रखना, अप्रैल के अंदर। ये 3 डेट याद रखनी है आपको, 6, 10 एंड 13। आपके बुक के अंदर जलियांवाला बाग 13 बताया है, ये ज़्यादा आपको डीपली नहीं बताया इन्होंने। डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन को जब अमृतसर से अरेस्ट किया गया और मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, कहाँ पे? अमृतसर के अंदर। मार्शल लॉ क्या होता है? जनरल डायर जो थे उन्होंने मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट किया, और इस लॉ के बिहाफ पे कोई भी पर्सन अगर कहीं भी गैदर्ड है, पहली चीज़ तो परमिशन नहीं है, गैदर्ड होते हैं तो उनको शूट एट साइट भी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ की गई है वहाँ पे। देखिए 16 पे क्या है? कैलकटा सेशन। कैलकटा सेशन में एक तरीके से डिस्कस किया गया था, अश्योर्ड किया गया था कि जो भी ये सब कुछ हुआ है वो सही नहीं हुआ। तो कलकत्ता सेशन में अब देखा, इसको एक मास मूवमेंट हम करेंगे स्टार्ट। सितंबर में हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए, यहां से मतलब एक बोलते हैं ना रजामंदी मिल गई थी। तो सितंबर में शुरुआत हुई, फरवरी में खत्म हुआ। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो वो पहली बार शुरुआत यहीं मिली थी। अब ऐसे में अप्रूवल मिल गया है, लोगों को समझा रहे हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है। तो उसी समझाइश में ये उद किसान सभा बनाई गई थी 1920 अक्टूबर, ये याद रखें। फिर नागपुर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको मान लिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको बोल दिया कि ठीक है एक्सेप्ट करो। फिर दिसंबर में हुआ 1920, और एक महीने बाद इसके अंदर खिलाफत कमेटी को भी एड ऑन कर लिया गया। फिर इसके बाद में 1 साल तक कॉन्टिन्यूसली लगभग मूवमेंट चला, लेकिन फिर जब चौरी चौरा इंसिडेंस हो जाता है गोरखपुर यूपी, तो वहां पर गांधी जी इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और वहां से कॉल ऑफ कर देते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। यही चीज मैंने 12 फरवरी यहां पर बताई है, 4 सितंबर एंड 12 फरवरी। फिर स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन होता है, गांधी जी से लोग नाराज होते हैं और वहां से निकल जाते हैं और एक नई पार्टी बनाते हैं। इलेक्शन लड़ते हैं, नवंबर में हो रहे, और इलेक्शंस को जीत जाते हैं नवंबर के अंदर 1923। देखो 20 के अंदर क्या क्या मूवमेंट है, स्पेशली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए ही है। फिर फरवरी के अंदर क्या है, जनवरी के अंदर क्या है? जनवरी के अंदर खिलाफत कमेटी का आ जाएगा, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ही है। यहां पर ये वाला जो सीन है, ये वाला है आपकी चौरी चौरा मूवमेंट और सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फिर अलूरी सीताराम राजू का भी बीच में इसे मैंने एड ऑन कर दिया। अलूरी सीताराम राजू क्या करते हैं? माइटी राजू भी जिसको कह सकते हो ना आप, तो ये एक तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ही पार्ट था, लेकिन इनको पकड़ा गया 1924 में, एक छोटा सा इंसिडेंस था, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। फिर साइमन कमीशन आएगा, ये बात कब कही गई? 1927 में। इन बिटवीन जब इलेक्शंस हम जीत गए तो इसके बाद मामला थोड़ा शांत रहा, लेकिन काम तो होना ही है आगे। यहां पर
साइमन कमीशन के बारे में कह दिया, फिर प्रवोक कर दिया गया इस मूवमेंट को। नेहरू जी ने अपनी मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट निकाली कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बदलाव चाहिए, ऐसा सब कुछ हुआ। साइमन कमीशन बॉम्बे आ जाता है 28 के अंदर। जब 28 के अंदर साइमन कमीशन यहाँ आया तो इस दौरान जगह जगह वो जाता है, गो बैक साइमन के नारे लगते हैं। इन्हीं बिटवीन बारदोली सत्याग्रह हुआ ट्रेडर्स के अगेंस्ट में। लाला लाजपत राय जो कि लाहौर के अंदर बैठ कर के बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज की गई और उनकी डेथ हो गई। इस बात से कांग्रेस नाराज हुई और 1 साल के लगभग टाइम बाद उसी जगह पर लाहौर के अंदर ही इन्होंने कांग्रेस का सेशन रखा, जिसमें पूर्ण स्वराज की डिमांड इन्होंने रखी। और उसके बाद में इन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड के साथ में ही अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। कब? उसी ईयर, मतलब दिसंबर में तो ये हुआ था सब कुछ प्रकरण, और उसके 1 महीने बाद 26 तारीख को उन्होंने पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। 26 जनवरी 1930 से लेकर 1947 तक हम इसी दिन हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते थे। बट ऑफिशियली फिर हमें 15 अगस्त को जब ऑफिशियल इंडिपेंडेंस मिल गया तो फिर हमने इसको आगे चेंज कर दिया रिपब्लिक डे में, और उसी ईयर नहीं हुआ था, तुम्हें पता है, रिपब्लिक डे वाला भी। फिर गांधी जी जब इतना सब कुछ चल रहा था तो गांधी जी ने उसी मंथ एक अल्टीमेटम भी दिया लॉर्ड इरविन को, और लॉर्ड इरविन को ये कहा कि भैया मेरी 11 डिमांड्स हैं जिसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कि आप अगर पूरा कर देते तो ठीक है, नहीं तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर देंगे। कब से? अल्टीमेटम था, डेडलाइन थी, आप मुझे जवाब दो 11 मार्च तक। नहीं माना। उन्होंने क्या किया फिर? उन्होंने डांडी मार्च शुरू कर दी। डांडी मार्च कब? अल्टीमेटम खत्म होने के ठीक बाद 12 मार्च से शुरू हुआ, 6 मार्च को डांडी पहुंच गए, वहां पे सॉल्ट लॉ ब्रेक किया। कब किया? 6 अप्रैल। लॉ तोड़ दिया, कानून वहां पे मतलब टूट गया, और यहां से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई। गांधी जी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसिपल थे जिनका नाम था अब्दुल गफूर खां। इनको अरेस्ट किया गया पेशावर से अप्रैल के अंदर ही। गांधी जी ने अपने आप को सरेंडर करवा दिया खुद ही जून के अंदर, और यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब ये जो इंसिडेंट्स हैं आगे के, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड गांधी इरविन पैक्ट, ये हम आज देखेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से एक छोटा सा ब्रीफ आपको मिल गया और इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। तो करें शुरू। हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, गांधी इरविन पैक्ट, कैसे सस्पेंशन होता है इस मूवमेंट का। करें शुरू। तो देखो ये सस्पेंशन कैसे हुआ, इस मूवमेंट का सस्पेंशन कैसे हुआ, इस चीज को एक बार अपन पहले देखते हैं। थोड़ा सा मैं पहले बैक जाके तुम्हें समझाता हूं कि जब गांधी जी ने ये सॉल्ट किया था ना, सॉल्ट मूवमेंट, उसके बाद से पूरे इंडिया के अंदर हुआ क्या, लोग इस चीज को फॉलो करने लग गए। ठीक है, सॉल्ट ब्रेक हुआ 6 अप्रैल 1930। अब यहां से गांधी जी के जो डिसिपल्स थे या और जो लोग थे, उन सबको ये ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने क्या किया, पकड़ पकड़ के जेल में डालने लग गए। इवन थोड़े ब्रूटल तो तुम जानते ही हो, पहले से थे और हो गए। अब ऐसे में जून के अंदर जब इतना सब कुछ हो गया, अप्रैल के अंदर इतना सब कुछ हो गया, बारदोली सत्याग्रह इसका पार्ट मान के चलो, इसका नहीं था, वैसे एक अलग मान के चलते हैं। इन बिटवीन क्या हुआ, इन बिटवीन जितनी भी चीजें थी हमारी, जितनी भी चीजें थी, जो कुछ भी हमारी प्रॉब्लम्स थी, उसको डिस्कस करने के लिए क्या किया गया, इंग्लैंड में हमें बुलाया गया कि आप आओ, हम डिस्कस करेंगे बैठ के। ये ड्यूरेशन था, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, ये ड्यूरेशन था जिस पर हमें बुलाया गया था कॉन्फ्रेंस के लिए। लेकिन क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था, तो हुआ क्या, गांधी जी अल्टीमेटली कन्विंस हो जाते हैं कि ठीक है भाई, हम बात करके कुछ रास्ता निकालते हैं। तो देखो 11 डिमांड थी, वो तो मानी नहीं थी इन्होंने, और उसी के कारण से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था। अब देखो क्या होता है कि लॉर्ड इरविन को कहा जाता है कि भैया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए आप आओ, और इंडियंस को रिप्रेजेंट कर ही रहे थे वो। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहां होती है, इतने से इतने तारीख तक होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका बॉयकॉट कर चुकी थी, क्योंकि गांधी जी ने कह दिया था या तो तुम 11 डिमांड मान लो तो ठीक, नहीं तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। जब 11 डिमांड उनकी मानी नहीं गई, तो फिर उस टाइम पर जब कॉन्फ्रेंस के लिए कोई नहीं पहुंचा, तो वहां पे एक जो मैकडोनल्ड थे, राम से मैकडोनल्ड, जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर, उनको लगा कि इनके बिना तो हम डिस्कशन कर ही नहीं सकते, किसके साथ डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भैया इसका तो कोई मतलब नहीं रहेगा, ये कांग्रेस की एब्सेंस के अंदर जो भी हम सिचुएशन ठीक करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, उनको बुलाना जरूरी है। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस को खत्म करो। आगे चल के लॉर्ड इरविन को यह कहा गया कि भैया तुम किसी भी तरीके से मनाओ इनको कि वो आए और बातचीत करें हमारे साथ में। तो लॉर्ड इरविन ने
हम थोड़ा हमें ललचाने के लिए क्या करता है वो कांग्रेस के ऊपर जो उसने बैन लगाया था ना कि कांग्रेस और जो भी 1992 के आसपास चले जाओ, स्वराज मूवमेंट से, स्वराज पार्टी से ठीक पहले, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर, है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात नहीं कर रहे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान ही जब बैन लग गया था खिलाफत कमेटी पर और नेशनल कांग्रेस के ऊपर, वो बैन इन्होंने हटा दिया। ठीक है, तो लॉर्ड इरविन ने वो बैन हटा दिया कांग्रेस की वर्किंग कमेटी सी के ऊपर, और जितने भी मेंबर्स उस टाइम पर जेल में डाले गए थे इंक्लूडिंग गांधी जी, उनको वहां से बरी कर दिया, कुछ लोगों को नहीं किया था। ऐसे में कुछ लोग गांधी जी को कन्विंस करते हैं कि ठीक है, बातचीत जब इतने सब कुछ हो रही है तो चलो बातचीत कर लो आप, और गांधी जी को कन्विंस किया गया कि इरविन और गांधी जी मिलकर के सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। डिस्कशन हुआ, लगभग इन दोनों के बीच में 15 दिन तक डिस्कशन चलता रहा, और इनके साथ में ही इस सिचुएशन के साथ में ही गांधी जी के साथ में गांधी जी और इरविन ने मिलकर के एक पैक्ट साइन किया, और उसी को कहा जाता है गांधी इरविन पैक्ट। 5 मार्च को ये क्या हुआ, एक तरीके से साइंड हो गया। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी बट सक्सेसफुल नहीं हुई बिकॉज पीपल वहां पहुंचे ही नहीं। और फिर जब ये डेट चली गई, इसके बाद में कन्विंस किया गया लोगों को कि भाई आप गांधी जी को कहा गया कि आप बात करो, बातचीत का जरिया खुला हुआ है, तो ठीक है, गांधी जी पहुंचते हैं, 15 दिन तक बात चलती है। 5 मार्च को ये पैक्ट साइन हुआ है, तो अगर इससे आप 20 दिन पहले चले जाओगे या 15 दिन का डिस्कशन है, तो ऑफ कोर्स आप मान के चलो अप्रोक्सीमेटली 18-19 फरवरी से स्टार्ट हुआ होगा और 5 मार्च को खत्म हुआ होगा। तो ऐसे में ये पैक्ट साइन हुआ, और इस पैक्ट में कई चीजें डिस्कस की गई, कई चीजें मानी गई, अडॉप्ट की गई। क्या क्या था देखिए, सबसे पहले कि गवर्नमेंट क्या क्या करेगी इस पैक्ट के अंदर। पहली चीज, जो भी इनके ऊपर लगाए गए ऑर्डिनेंसेस हैं, जो भी इनके ऊपर लगाए गए एलिगेशंस हैं, उन सबको लिफ्ट अप कर दिया जाएगा, विड्रॉल कर दिया जाएगा। कि गवर्नमेंट एग्री हुई कि जो भी हमारे अगेंस्ट में, मतलब आप इंडियंस के अगेंस्ट में जो भी हमने रूल्स रेगुलेशंस अननेसेसरी के बनाए हुए हैं, जो भी आपके पेंडिंग जो भी सिचुएशंस हैं या जो भी पेंडिंग आपके ऊपर एलिगेशंस हैं हमारी तरफ से, उन सबको हम लिफ्ट अप कर देंगे, वो हटा देंगे। दूसरा, जितने भी लोगों को हमने जेल में डाल रखा है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं, उन सबको हम रिलीज कर देंगे, कुछ को नहीं करेंगे। तीसरा, इन्होंने कहा कि जितनी भी हमने आपकी चीजें जब्त की है वो सारी चीजें हम आपको वापस से लौटा देंगे। चौथा, इन्होंने कहा कि जो भी नशे की चीजें हैं उन सभी को हम एक तरीके से क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, और अगर होगा तो लाइसेंस के थ्रू वो बेचा जाएगा। ठीक है, अननेसेसरी का कोई भी आपके ऊपर लोड नहीं डाला जाएगा। और 5th पॉइंट में इसने कहा कि जो लोग अभी सर्टेन डिस्टेंस पे रह रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन कर लिया जाएगा, एक पर्टिकुलर सेगमेंट तैयार कर लिया जाएगा, उसके बाद ही एश्योर्ड किया जाएगा कि अगर हर किसी को तो पहली बात परमिशन नहीं दे रहे हम, बोला गया कि भाई देखो तुम थोड़ा सा डिस्टेंस ले लो और सी से खुद अपना जो सॉल्ट है, जो टैक्स हमने लगाया है, आप क्या करो, आप खुद से सॉल्ट बना लेना, उस पर कोई ड्यूटी तुम्हें देनी नहीं पड़ेगी। ये भी हमें परमिट कर दिया इन लोगों ने कि भैया ठीक है, तुम खुद से सॉल्ट बना सकते हो अब, लेकिन आपको समुद्र से एक पर्टिकुलर एक डिस्टेंस है जो दिया गया है, एरिया दिया गया है, वहां पर आप कर सकते हो, हर जगह पर नहीं। ठीक है, चलो, ये 5 चीजें उन्होंने एग्री करा कि आपके ऊपर लगाए गए एलिगेशंस हम छोड़ देंगे, आपके जितने भी लोगों को जेल में डाला है वो हटा देंगे, इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज आपकी जब्त की है वो प्रॉपर्टीज को भी हम क्या कर देंगे, एक तरीके से वापस आपको दे देंगे। ठीक है, साथ ही लाइसेंस होगा हर एक चीज का, ऐसा नहीं कि अपना काम करवाने के लिए आपको आदत डाल दे हम नशे की, वो चीज भी नहीं, और फिर सॉल्ट भी आप बना सकोगे। ये 5 चीजें ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू हमें दी गई। इसके बदले में हमने क्या दिया, हमने कहा कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम चला रहे हैं उसको हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, बंद कर देंगे। ठीक है भाई, और दूसरा कि जो भी बॉयकॉट किया है, जिस जिस चीज से हमने बॉयकॉट किया है, टू स्टॉप ऑल द बॉयकॉट, और वी विल टेक पार्टिसिपेशन इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जब तुम बात करने बुलाओगे हमें बैठ के रजामंदी से कोई भी चीज होगी तो वी विल कम, हम आएंगे इस बारी। ठीक है, और जो बॉयकॉट कर रहे हैं ना आप, हम जब आपके कपड़ों का बॉयकॉट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स का बॉयकॉट कर रहे हैं, या आपका कोई काम नहीं कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को अब हम वापस से करने लग जाएंगे। ये हमारी तरफ से था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या डिफरेंस है वो भी डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ये समझो तुम पहले। एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेट और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हर वो चीज करेंगे हम जो कि कानून ब्रिटिशर्स बना रहे हैं और वो हमें तोड़ना है। तो यहां पर ये हो रहा था, तो इस चीज से डर रहे थे लोग, इसीलिए बार बार हमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुला रहे थे। क्या होता है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, दो देखते हैं। बहुत ही सिंपल है कि यहां पर जब पहुंचे हम डिस्कस करने, इन्होंने बोला था, हमने गांधी जी ने प्रॉमिस किया कि हम आएंगे, अब तो चले गए भाई। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग चले गए, हिंदू महासभा के लोग हैं, मुस्लिम लीग के सारे लोग वहां पहुंच गए। डिस्कशन चल रहा है कब से कब तक, सितंबर से दिसंबर 1931। टाइमलाइन में जोड़ लेना, अगर आपके पास टाइमलाइन वो है तो उसमें जोड़ लीजिएगा। जब कॉन्फ्रेंस चली तो यहां पर सीधी सी बात थी कि ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से जो चीजें हमने की है, जो सिचुएशन हमने स्टैब्लिश की है, हमारा कंट्रोल जो इंडियंस पे डाला है, वो हम इनको छीनने नहीं देंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से। तो क्या करेंगे, तो इनके अंदर फूट डाल दो। तो इन्होंने यही किया, इन्होंने टारगेट किया इंडियन माइनॉरिटीज को, स्पेशली हरिजन्स को, सिख्स को, एंग्लो इंडियन पीपल को या फिर क्रिश्चियंस को। इनके बीच में ये दिमाग में भूसा भर दिया कि आपको इलेक्शन करवाने और अलग से करवाने। जब ये चीजें वहां डिस्कशन होने लगा कि ये जो कम्युनिटीज हैं इनकी इलेक्शंस बिल्कुल अलग होने चाहिए एंड दीज पीपल विल नॉट टेक पार्टिसिपेशन इन कॉमन इलेक्शन। कोई भी उस टाइम पर सब अपनी अपनी रामायण गा रहे हैं, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं, सबको अपना अपना, और ये ब्रिटिशर्स चाह रहे थे। वहां पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो नेशन के इंटरेस्ट को लेकर के डिस्कशन कर रहा हो। यह बात गांधी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। साथ ही साथ गांधी जी ने इस बात का भी अपोज किया कि जो माइनॉरिटी है, अगर उसका आप इस तरह से सेपरेट इलेक्शन करवाओगे तो हमारी यूनिटी तो रहेगी नहीं। गांधी जी इस बात को भांप जाते हैं, जान जाते हैं कि ये जो भी चीजें यहां हो रही है वो सारी की सारी चीजें जस्ट टू मेक देमसेल्फ, दे आर डूइंग दिस जस्ट टू डिवाइड अस। वो हमें तोड़ना चाह रहे थे, हिंदू अलग करना चाह रहे थे, मुस्लिम अलग, जो क्रिश्चियंस थे वो अलग और जो सिख थे वो अलग। तो उनको क्या करना चाह रहे थे, वो तोड़ना चाह रहे थे। गांधी जी जान गए और इसी कारण से उन्होंने, ये कॉन्फ्रेंस था, इस कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया, वहां से उसको बीच में ही छोड़ करके आ गए। गांधी जी जब लौट के आते हैं दिसंबर 1931 में, तो वो आके इस बात को क्लियर कर देते हैं कि जितने भी अनटचेबल्स हैं, अगर आप सोच रहे हो कि उनके सेपरेट इलेक्शन करवाएंगे तो मैं आपके साथ नहीं हूं। गांधी जी ने क्लियरली कह दिया कि जितने भी अनटचेबल्स हैं, अगर आपने उनको इस तरह से कंसीडर किया, और हमारे कुछ इंडियन लीडर्स भी थे, जैसे B.R. अंबेडकर इस बात के अंदर थे, पक्ष में थे, डिप्रेस्ड क्लास की तरफ से एज ए रिप्रेजेंटेटिव, कि इनके सेपरेट इलेक्शंस होने चाहिए। गांधी जी ने उनसे भी झगड़ा किया और कहा कि अगर आप इस तरह के इलेक्शंस के सपोर्ट में हैं तो मैं कभी भी आपका साथ नहीं दूंगा। इवन मैं एक तरीके के मतलब उन्होंने ये कहा कि अगर सेपरेट इलेक्शंस होते हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं फास्टिंग करूंगा। होता ना भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक होगी मेरी तरफ से, जब तक मैं मर ना जाऊं तब तक मैं भूखा रहूंगा, अगर आप इसी मुद्दे पर रहे तो। गांधी जी ने कहा कि अगर यही एक रास्ता है कि हिंदुओं के बीच में, हिंदू कम्युनिटीज के बीच में यूनिटी बनाए रखने के लिए मैं क्या करूंगा, फास्ट करूंगा ऑन टू डेथ, जब तक मृत्यु ना हो जाए, आमरण अनशन करूंगा। और इस बात का ऑब्वियसली गांधी जी ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया तो उसके पीछे लॉजिक यही था कि वो नहीं चाहते थे कि हिंदुओं की जो यूनिटी है वो डिसइंटीग्रेट हो, वो जुड़े रहें, एक साथ रहें। उसी में ताकत है ब्रिटिशर्स की, जो सोच थी उस बात को वो क्या कर चुके थे, भांप चुके थे। बट इतनी समझदारी सब में कहां होती है। अभी तक द रेस्ट ऑफ द पीपल, बड़े बड़े नाम इस बात में एग्री थे कि हाँ सेपरेट इलेक्शन ही करवाओ आप, जिसमें से B.R. अंबेडकर भी एक थे। क्या हुआ देखो भाई, तो जब इतना सब कुछ हो रहा था, गांधी जी जब इंडिया लौट के आ गए थे, तो उस टाइम पर क्या हुआ, जो विलिंगटन थे, अब कौन आ गए थे, इरविन के बाद नए वायसरॉय बन गए थे जिनका नाम था विलिंगटन। उन्होंने बोला कि तुम्हें जो हमने प्रोमिसेस किए हैं ना, कौन हो तुम, कौन गांधी जी, मैं तो जानता ही नहीं गांधी जी कौन है। इन्होंने बोला कि ये जो प्रोमिसेस तुम्हें किए गए थे, ये प्रोमिसेस एक्सेप्टेड नहीं है, इन प्रोमिसेस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इवन उसने बोल दिया गांधी जी कौन है, गांधी जी को भी मैं नहीं जानता, और मिलने से भी उन्होंने मना कर दिया।
किसके मिलने से? विलिंगटन ने बोला गांधी जी से मैं मिलूंगा नहीं। तो गांधी जी क्या बोलते हैं कि ठीक है भैया मत मिल, तो मैं जिस काम में था उसी काम में आ जाऊंगा। जब तू शर्तें नहीं मान रहा तो मैं भी ये शर्तें नहीं मानूंगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो सस्पेंशन हुआ था उसको वापस से रिस्टोर कर लिया गया इसी ड्यूरेशन में। किस ड्यूरेशन में? 1932। 1932 में गांधी जी ने वापस से रिवाइव कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और इस मूवमेंट के थ्रू अब ब्रिटिशर्स ये मतलब अब दबाव बनाना चाह रहे थे कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो चीजें तुम्हें वापस से बंद करनी पड़ेगी। थोड़ा टाइम के लिए शांत तो कर ही दिया था, आपस में हमारे फूट डाली दी थी इन्होंने। अब ऐसे में इन्होंने वापस से तुरुप का इक्का निकाला और कहा कि भैया या तो तुम मान जाओ, अदरवाइज हम क्रूअल हो जाएंगे, मारेंगे। और वो जान चुके थे थोड़ा बहुत अगर हिंसा हुई, उनको तो क्या मतलब था, इंडियंस को मारते और गांधी जी कॉल ऑफ कर देते मूवमेंट। इसी चीज को दिमाग में रखते हुए उन्होंने बहुत ही क्रूअल मेथड्स अडॉप्ट किए। अब ऐसे में क्या होता था, इंडियंस जो होते थे उन पे क्रूअलिटी निकालते थे। वापस से पुलिस के जो लोग थे उन्होंने गांधी जी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स को क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया। अब ऐसे में और क्या होता है, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर रहे होते हैं तो इनकी तरफ से, कांग्रेस और गांधी जी की तरफ से तो ये था कि नॉन वायलेंट एक्शंस होंगे हमारी तरफ से, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, वापस से उन्होंने ये सोचा कि हम बॉयकॉट करेंगे, हर एक चीज का टैक्स नहीं देंगे, लीकर शॉप्स वगैरह को बंद कर देंगे और जो भी लॉ बनेगा उसके हम मतलब अगेंस्ट में चले जाएंगे। इसी दौरान नेशनल फ्लैग, जिसके अंदर बीच में वो चरखा वगैरह था और ट्राई कलर फ्लैग था, गांधी कैप, खादी और वंदे मातरम सॉन्ग बहुत पॉपुलर हो गए। हर एक सत्याग्रही इन्हीं सब चीजों को क्या करता था? फॉलो करता था। गांधी जी ने जिन प्रिजनर्स के बारे में बात की थी कि उनको आपको फ्री करवाना है और इन्होंने मना कर दिया था, उसमें भगत सिंह नहीं है, राजगुरु नहीं है, सुखदेव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने वॉयलेंट एक्शन किए थे। गांधी जी को हेट करने वाले लोग इस पक्ष में, मतलब इस पॉइंट को बेस बना के ये कहते हैं कि अगर वो चाहते तो नो डाउट उनके लिए भी डिमांड कर सकते थे, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट जब हुआ था उस टाइम पर तो सारी चीज़ें हो ही गई थी, मैक्सिमम लोग उस टाइम पर जेल के बाहर आ ही गए थे। तो अगर वो थोड़ा सा फोर्स करते तो नो डाउट वो लोग भी बाहर आ जाते, भगत सिंह भी आ जाते, राजगुरु भी आ जाते और सुखदेव भी आ जाते। ठीक है, तो ये एक गलत डिसीजन था गांधी जी का, उन्होंने उनको कहा नहीं। इवन फांसी का जब टाइम चल रहा था तब भी गांधी जी अगर चाहते रोक सकते थे वो चीज़। चलिए आगे देखते हैं इसके आगे क्या है। हम इस टाइम पर यहां पे वो तो सारी चीजें हो गई, एक्सेप्ट नहीं किया गया। 1932 की बात कर रहे हैं, जनवरी मंथ की। ये तो बात इंडिया में चल रही है। अब क्या होता है बाहर, तो देखिए क्या हुआ। अब जब इतना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था इस दौरान, तो यहां पर राम सिंह मैकडोनल्ड, जो कि पहले इस बात के लिए कह रहे थे कि भैया कांग्रेस वालों को लाओ, बिना उनके तो हम बात कर ही नहीं पाएंगे कुछ, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम तो अलग से सेपरेट इलेक्शन करो। किनको भड़काया? मुस्लिम्स को, क्योंकि जो मुस्लिम लीग था वो नो डाउट होगा अपना काम कर रहा था, और यहां पर अगर इनको एक साथ हो जाते ये लोग तो प्रॉब्लम हो सकती थी ब्रिटिशर्स के लिए, इसलिए इनको तोड़ना चाहा। तो मुस्लिम्स को कहा गया कि भैया आप क्या करो, अलग से इलेक्शंस करवा लो अपने। सिख के साथ भी यही हुआ, और यूरोपियन जो थे वो इस बात को बार बार फोर्स कर रहे थे, द पीपल मस्ट हैव द सेपरेट इलेक्शंस, दीज कम्युनिटीज स्पेशली। तो जो सेपरेट इलेक्शंस थे उनको स्पेशली जो डिप्राइव्ड क्लास थी, एसटी, एससी, ओबीसी या अनटचेबल्स जो थे, उनके लिए भी यही एक तरीके का प्लान बनाया गया, और उसके अंदर बी आर अम्बेडकर भी इनके साथ थे। तो बी आर अम्बेडकर की एक गलती ये थी कि वो सोच रहे थे कि इसके थ्रू वो डिप्रेस्ड क्लास को कहीं ना कहीं बेनिफिट दे पाएंगे, लेकिन वो शायद समझ नहीं पा रहे थे कि क्या सिचुएशन वहां चल रही है। यहां पर गांधी जी ने फास्ट शुरू कर दिया था, और फास्ट के दौरान यहां पर क्या हुआ, जैसे तुम्हें पता है अभी बोला गया था कि गांधी जी को जेल में डाल दिया जाएगा, तो ये वही है। पूना के पास में गांधी जी को जेल में डाला गया था और वहां पर ही उन्होंने फास्ट रखा था। इसी दौरान एक एग्रीमेंट होता है, एक सिचुएशन ये सारी चल रही होती है। इस दौरान कई सारे अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, उनको मॉडिफाई किया जाता है। हिंदुओं की यूनिटी को सेव करने के लिए गांधी जी ने इस फास्ट को रखा था। आगे चल के बी आर अम्बेडकर को अपने घुटने टेकने पड़ते हैं, और पूना पैक्ट साइन होता है गांधी और अंबेडकर के बीच में। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना के अंदर वो जो जेल थी वहां पे एक साइन होता है पैक्ट, जिसमें बी आर अम्बेडकर इस बात को एग्री करते हैं कि ठीक है अलग से सेपरेट इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, लेकिन इलेक्शंस के अंदर इनकी सीट्स को हम रिजर्व कर देंगे।
जो डिप्रेस्ड क्लास है, मुस्लिम से सिख हैं या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी है, इनकी सीट्स को हम रिजर्व कर देंगे, अलग से इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। गांधी जी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और वो अपना फास्ट जो होता है वो तोड़ देते हैं। ठीक है, यहां तक गांधी इरविन पैक्ट मेरे हिसाब से तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या हुआ था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जब गांधी जी को लगा कि यहां तो लोग अपने अपने बेनिफिट्स के लिए बात कर रहे हैं, नेशन के इंटरेस्ट के लिए कोई भी बात नहीं कर रहा, तो गांधी जी ने इस बात को कहा कि मैं इस चीज़ में एग्री नहीं हूं, और गांधी जी वहां से उठ के आ गए। जब गांधी वहां से उठ के आए तो अपनी बात तो कह चुके थे ब्रिटिशर्स, उसी चीज़ को उन्होंने फोर्सफुली और लोगों को समझाया और लोग उसके झांसे में आ गए। ऐसे में B.R. अम्बेडकर भी इस बात के पक्ष में थे कि हाँ सेपरेट इलेक्शंस होनी चाहिए, लेकिन गांधी जी ये सोचते थे कि अगर ऐसा हुआ तो हिंदुओं की यूनिटी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, और ऐसा नहीं होना चाहिए, टूट जाएगा सब कुछ, हमारा जो एक यूनिटी है वो टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। गांधी जी ने इस चीज़ के अगेंस्ट में कहा कि अगर ऐसा होता है तो मैं आमरण अनशन करूंगा, और ऐसे में उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया और लास्ट में इनको अपने घुटने टेकने पड़े B.R. अम्बेडकर को। पूना पैक्ट साइन हुआ दोनों के बीच में, और उसमें कहा कि अलग से इलेक्शंस नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, सीट्स तो आप दे दो, रिजर्व करवा दी फिर इनकी सीट्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई। मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं है तो बता दीजिएगा। एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसके बारे में और बताया है, जो कि है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसके बारे में भी सुन लो। वैसे सेकेंड राउंड टेबल इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाली ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी देखिए ऑफिशियली थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुआ, ये होना था लंदन में, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। क्यों नहीं किया, रीज़न तुम जानते हो। यहाँ पे जो विलिंगटन थे वो चेंज हुए, मतलब वायसरॉय हमारे यहाँ के चेंज हुए, एंड जो पहले प्रोमिसेस थे वही इन्होंने पूरा नहीं किया था। दैट इज़ वाई इन्होंने नेक्स्ट जो टेबल कॉन्फ्रेंस होना था उसके ऊपर पार्टिसिपेट ही नहीं किया। बट चाहे वो प्रेजेंट थे या नहीं थे, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया और यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 इसको क्या कर दिया, पास कर दिया और एप्लीकेबल कर दिया। क्या था द इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, देख लो भाई, बहुत ही सिंपल है। अगस्त 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मतलब थी, उसने एक एक्ट मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया इसको, और इसके अंदर सिंपल सी चीज है, जो साइमन कमीशन अपॉइंट किया था इन्होंने, और उन्होंने कुछ इनको सजेशंस दिए थे, उसके बिहाफ पे इन्होंने ये चीजें की। इन्होंने कहा कि यहाँ पे फेडरेशन होना चाहिए। अगर सिंपल फॉर्म में कहूं तो ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था, इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया था, एप्लीकेबल कर दिया था कि पार्लियामेंट होना चाहिए, 2 हाउसेज होनी चाहिए, प्रिंसली स्टेट्स का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, जो प्रोविंसीज हैं उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ की। इन्होंने ये भी किया कि यहाँ पे जो काम होने चाहिए वो फेडरल स्ट्रक्चर, जैसे अभी आप देख रहे हो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, उसके हिसाब से इन्होंने उसी टाइम पर मेजर कर दिया था कि ऐसे सब्जेक्ट डिवाइड कर दो कि भैया ये काम तो ये करेगा, ये काम ये करेगा। तो अल्टीमेटली 1935 का जो लॉ था वो यही था कि यहाँ पे पावर डिवाइड हो जाएगा और फेडरल लेजिस्लेचर यहाँ पर बनाया जाना चाहिए। ये बात इन्होंने यहाँ पर डिस्कस करके अप्रूव कर दी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अब हुआ क्या, गांधी जी ने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी क्या कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया। उसके पीछे का रीजन क्या था कि जब पूना पैक्ट हुआ, पहली चीज तो गांधी जी को उलझा दिया और कहीं ना कहीं मुद्दे से हम भटक गए। सारे लोगों को स्पेशली 1934 तक, 1932 से 34 तक केवल एक ही चीज चल रही थी कि जो डिप्रेस्ड क्लास है इसको कैसे वापस से मतलब ट्रैक पे लाया जाए, इनके राइट्स को कैसे इनको दिया जाए। स्पेशली गांधी जी भी बिजी हो गए हरिजन्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब जब उसमें हो गए तो लोगों का जो एंथुजियाज्म था, लोगों का जो इंटरेस्ट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर के, वो भी कम होने लगा। इस चीज को देखते हुए अल्टीमेटली, और ब्रिटिशर्स कॉन्टिन्यूसली ब्रूटल तो हो ही जा रहे थे, अब ऐसे में गांधी जी बोलते हैं कि भैया ठीक है, ये तो नहीं चल रहा है, तो आप क्या करो, इस मूवमेंट को वापस हम क्या कर देते हैं, कॉल ऑफ कर देते हैं। यहां पर ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ये भी क्या हो जाता है, कॉल ऑफ कर दिया जाता है गांधी जी के थ्रू। ये डेट वापस से आप मेंशन कर लेंगे अपनी जो भी आप टाइमलाइन बना रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई, गांधी जी ने इसको क्या किया, कॉल ऑफ कर दिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कॉल ऑफ होता है 1934 में, ठीक है। अब सुनना, अब आगे का क्या कहानी है, क्या कंडीशन है, उसको देखना है, बट वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज का छोटा सा एक रिवीजन मैं करवा रहा हूं, देखो क्या हुआ। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसका सस्पेंशन कैसे हुआ? सबसे पहले तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, जहां पर कांग्रेस वाले गए ही नहीं क्योंकि बैन कर रखा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से ही। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से लोगों को, कांग्रेस को और जो जितने भी हमारे लोग थे, जितने भी ग्रुप थे, उन सबको बैन कर रखा था। तो जब लोग पहुंचे नहीं वहां पे तो कांग्रेस, सॉरी, ये जो ब्रिटिशर्स के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जब लोग ही नहीं आए तो डिस्कशन किसके साथ करें। तो उन्होंने क्या किया, लॉर्ड इरविन को कहा कि भाई ठीक है, तुम इनकी बात मानो और जो जो चीज़ें आपको लग रही है डिस्कशन कर लो इनके साथ, जो चीज़ें एक्सेप्ट कर सकते हो उनको एक्सेप्ट कर लो। लॉर्ड इरविन मान गए। गांधी जी को भी कन्विंस किया गया कि भाई ठीक है, तुम गुस्सा छोड़ो, राजी हैं बात करने के लिए, आप भी जाओ। गांधी जी और उनके बीच में एक पैक्ट साइन होता है जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, जिसमें इन सब चीज़ों को उन्होंने मेंशन किया। बट उसके बाद में जब ये सारा चीज़ सब कुछ हो जाता है तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जब बात पता चलती है कि ये लोग तो हमें अलग करना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं, तो गांधी जी वहाँ से आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद में वो अपने लोगों के साथ में इस बात पे अड़ जाते हैं कि आप लोग जो बात उनकी सुन रहे हो वो हमारी यूनिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है और मैं उस चीज़ को एग्री नहीं करूँगा। साथ ही साथ वहाँ पे वॉइसरॉय भी चेंज हो जाते हैं, विलिंगटन आ जाते हैं नए वॉइसरॉय और वो पुरानी वाली सारे प्रोमिसेस को मानने से मना कर देते हैं। गांधी जी मूवमेंट को रिवाइव कर देते हैं और दिक्कत क्या आती है इन बिटवीन, जब पूना पैक्ट साइन हो जाता है तो गांधी जी एक ही तरफ ज़्यादा डिक्लाइन हो जाते हैं। रीज़न वो ये था कि वो हिंदू यूनिटीज़ और जो लोग हैं उनके अपलिफ्टमेंट के ऊपर सोचने ज़्यादा लग जाते हैं। सिविल डिसोबीडियंस का जो पावर था, एंथुजियाज्म था, वो कम हो जाता है। इस कारण से लास्टली क्योंकि ब्रिटिशर्स ब्रूटल हुए तो गांधी जी को सस्पेंड करना पड़ा, गांधी जी को कॉल ऑफ करना पड़ा ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी। अब इससे आगे क्या होगा, लोग फिर नाराज होंगे, फिर चीजें बदलेगी, क्या होता है इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको रिवाइज करना है, टाइमलाइन बनानी है, सारी चीजें रिकैप करते हुए जाना है। सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिस्ट्री का, दिमाग में रखिए प्लीज और इसको फोकस करके पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आगे की कहानी पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द क्लास।